कैसे बच्चों, ठीक ठाक हो? तो पिछले क्लास में मैंने बताया था अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र, अकाउंटेंसी इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस की भाषा है अकाउंटेंसी। इस पर हमारी बात चल रही थी। बिजनेस की भाषा है, लैंग्वेज है अकाउंटेंसी, पूरी बात हमने करी थी। अगर ये लैंग्वेज है अकाउंटेंसी तो इसके शब्द हैं, टर्मिनोलॉजी है, इन शब्दों को समझना जरूरी है। जैसे हम कोई भी भाषा सीखते हैं, कोई भी भाषा, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, जब हम कोई भाषा सीखते हैं तो उनके शब्दों को समझते हैं, उसका मतलब जानते हैं और शब्दों का भंडार हम क्रिएट करते हैं। किसी भाषा के जितने ज़्यादा हम शब्द समझते हैं उतने अच्छी भाषा हमारी हो सकती है। ठीक उसी प्रकार जितने अकाउंटेंसी के शब्दों को आप जानोगे उतने आपकी अकाउंटेंसी बेहतर हो सकती है। तो हम बात करें उसी पर, यह अकाउंटेंसी, इसका संबंध किससे है? बिजनेस से। और इसका क्या यह लैंग्वेज है? हम बात कर रहे हैं टर्म्स पर, टर्मिनोलॉजी पर, शब्दों पर। तो बहुत सारे शब्दों पर हमने बात करी थी पिछले क्लासेस में। यहाँ चंद शब्द हम लेकर आए हैं जो आप समझे इस चीज को। आज का ये पहला है वाउचर्स। वाउचर्स, ये वाउचर्स को हिंदी में कहना चाहेंगे तो हम कह सकते हैं प्रमाणक। वाउचर का मतलब होता है हिंदी में प्रमाणक। यहाँ पर न तो हम हिंदी पढ़ रहे हैं ना हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसकी लिपि में ये वर्ड आ चुका है। अब इस शब्द का मतलब हम लोग अकाउंटेंसी में निकाल कर देखेंगे कि वाउचर्स का मतलब अकाउंटेंसी में क्या होता है। ये जो प्रमाणक हैं या वाउचर्स है, लेखा शास्त्र में यानी व्यापार में कुछ भी हम लेन देन करते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, कैश करें, क्रेडिट करें, तुरंत पेमेंट दे लें या बाद में पेमेंट देना लेना हो, या कोई भी लेन देन हम करते हैं, उस लेन देन का जो कागज के रूप में हमारे प्रूफ होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज नोन एज वाउचर। किसी भी लेन देन के, व्यापार में किसी भी लेन देन के जो कागज के रूप में, प्रपत्र के रूप में जो हमारे पास प्रूफ हो सकते हैं, कागज के उन्हीं प्रूफ को, उसी एविडेंस को, उसी साक्ष्य को हम लोग वाउचर कहते हैं। ये कागज के रूप में होते हैं। जैसे अगर हमने माल बेचा है, सेल किया है, तो एक सौदा हुआ, एक लेन देन में आएगा, एक ट्रांजेक्शन है। तो बेचा है माल, उधार बेचा है चाहे नगद बेचा है, कोई कहता है कि कागज के रूप में क्या प्रूफ है? कस्टमर तो वहां खड़ा है नहीं कि भाई हमने खरीदा बताएगा। तो कागज के रूप में जो कुछ हमारे पास सबूत होगा सेल करने का, उसी कागज, उस पेपर का नाम है वाउचर्स। फॉर एग्जांपल जब सेल किया तो सेल बिल होगा हमारे पास, उसका कार्बन कॉपी हो सकता है। सेल बुक में कार्बन कॉपी जो पड़ा हुआ है, किस डेट में, किस पार्टी को, किस क्वांटिटी में, कौन सा आइटम किस रेट से बेचा है, वो टोटल उसकी कॉपी हमारे बुक में होती है, वो सेल बुक में है। उस पर सिग्नेचर है, जिम्मेवार अथॉरिटी है, जिम्मेवार जो मैनेजर है संस्था के, उसके सिग्नेचर है उसमें। इसलिए साबित हो गया कि हमने बेचा है, जिसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास है, और उसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को हम लोग कहेंगे वाउचर्स। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। कैश मेमो है, क्रेडिट मेमो है। हम जो बैंक में जमा करते हैं तो बैंक में रुपया जमा तो कर दिया, यानी बैंक वाले को दिया, कैश हमने पेमेंट दे दिया, या ट्रांजैक्शन में आएगा या सौदा में आएगा, बैंक वाले ने लिया और हमने पेमेंट बैंक वाले को दिया, या एक ट्रांजैक्शन है। इस लेन देन का, इसका कागज के रूप में, पेपर के रूप में हमारे पास सबूत होना चाहिए। आप सोच कर देखना कि जब भी आप बैंक में डिपॉजिट करते हो, बिजनेस का रुपया है, बिजनेस का पैसा आप बैंक में जमा कर रहे हो, तो इसका कागज के रूप में, पेपर के रूप में कौन सा हमारे पास एविडेंस है? तो बिल्कुल एविडेंस है। हम जब जमा करते हैं काउंटर पर बैंक के, तो देखना एक अधकटी हमको मिलता है, उसमें रिसिप्ट का मोहर व साइन लगा है, आधे उसमें हमको मिलता है, बैंक वाले ने साइन करके रिसिप्ट मोहर मार दिया है, और वो लेकर हम चले आते हैं। वो छोटे छोटे कागज हैं, वही हमारे प्रूफ है कागज के रूप में, जिससे लगता है कि हमने जमा कराया है। तो वो क्या है? वो भी वाउचर कहलाएगा। बैंक में जमा करने के जो स्लिप का जो काउंटर फाइल है, जो अधकट्टी है, वो हमारे लिए क्या है? वो वाउचर है। हम होटल में अगर खाना खाते हैं, होटल में रहते हैं,
बिजनेस के लिए मुंबई गए, दिल्ली गए, तो जो होटल में हम ठहरे हैं, खाना खाते हैं, चलते समय होटल छोड़ते समय होटल वाला एक बिल देगा हमको, उस पर अपना सिग्नेचर मोहर मारने के बाद पूरा डिटेल लिखा हुआ उस पर, और वो बिल देगा हमको। वो बिल लेकर आएंगे और हम अपने बिजनेस के खर्चे में उसको ऐड करेंगे। बिजनेस के जो खर्चे की लिस्ट हमारे यहाँ बने, जो अकाउंट हेड बने हैं, उसमें लेके आएंगे। जब उसमें लेके आएंगे वो खर्चा का हमारे पास कागजी सबूत क्या है, तो जो वो बिल मिला है होटल से, वो हमारे लिए क्या है, वाउचर से। तो कह सकते हैं किसी भी लेन देन का जो कागज के रूप में प्रूफ है, वही उस लेन देन का प्रमाणक है, अर्थात वही क्या है, वाउचर्स है। जैसे सेल बिल की कॉपी है, रिसिप्ट है, बैंक का काउंटर फाइल है, चेक का काउंटर फाइल है, किसी भी लेन देन का ऐसा हो सकता है। जो रसीद है, जो बिल है, वो सब हमारे लिए क्या है, माल खरीदते हैं, परचेज का बिल हमको मिलता है, माल के साथ परचेज बिल आता है, इनवॉइस बिल आता है, वो हमारे लिए क्या है, जिसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है, वो क्या है, हमारे लिए परचेज का वाउचर है। क्लियर यहाँ तक हो गया। अब कई केस ऐसे होते हैं कि हम लेन देन कर तो सकते हैं, लेकिन हर सिचुएशन में ये कागज के रूप में हमारे पास वाउचर मिलता नहीं है। कई केसेज ऐसे हैं कि हमने लेन देन कर तो दिया, दे तो दिया उसको, या फिर ले लिया, लेकिन इस लेन देन का कागजी सबूत कुछ हो, प्रैक्टिकली मुश्किल हो जाता है। कई केसेज हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे दुकान पर भिखारी आता है, तो हमने उसको 2 रुपया या 5 रुपया दे दिया। ये देना तो है, ध्यान रखना, भिखारियों को दे रहे हैं तो ये भी व्यवसाय में इस भाषा में ट्रांजेक्शन के अंदर आएगा। भिखारियों को दे दिया तो अकाउंटेंसी में क्या माना जाएगा, एक ट्रांजेक्शन माना जाएगा। तो बिजनेस की भाषा में उसको भी लिखना पड़ेगा, इसका पक्का ध्यान रखना। तो बिजनेस की भाषा में जब लिखेंगे तो क्या इस भिखारी से लेन देन का हमारे पास कागज रूप में कोई सबूत है? संभव नहीं है। क्या भिखारी लिख कर देगा कि हमने प्राप्त किया इतना 2 रुपया? दिन भर आते रहते हैं बेचारे मांगने, ये संभव नहीं है। लेकिन लेन देन है, अवश्य हम अपने बही खातों में लिखेंगे इसको, और बही खातों में जब लिखने चलेंगे तो वाउचर की खोज होती है। इसका पेपर बताइए। तो ठीक है, चेक करने वाले भी, हमारे ऑडिटर भी समझते हैं कि भाई बड़ा मुश्किल काम है, भिखारियों को दिया गया कोई प्रूफ नहीं मिला, तो मान लिया जाता है, किसी विश्वासी अधिकारी ने अप्रूव कर दिया, उसको मान लिया जाता है कि ओके ये बात सही है। लेकिन अगर किसी को आपने चंदा दे रखा है, तो जब चंदा देंगे किसी को या किसी मंदिर मस्जिद में डोनेट करेंगे, तो वहाँ जो संस्था है, जो अथॉरिटी है, जिसके माध्यम से चंदा कट रहा, तो रसीद, कोई ना कोई बिल, कोई ना कोई पेपर जरूर देते हैं, उस पर डिटेल लिखा होता है। और जैसे हम उनको चंदा दिए 501, 551, तो उतने के वो बिल काट के, वो रसीद काट के हमको देते हैं, और वही रसीद जो है वो चंदा देने या दान करने का हमारे पास वाउचर बन जाता है। और उस वाउचर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे? जब लेखांकन में अकाउंटेंसी के माध्यम से हम लोग बही खाता जब लिखते हैं, एंट्री करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, तो वैसे वाउचर की जरूरत पड़ती है, और उसी के बेस पर हम लोग बही खाता में एंट्री करते हैं। आगे एंट्री की बात आएगी। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब वर्ड आया है एंट्री, अगला शब्द हमारा है एंट्री। एंट्री का अर्थ, एंट्री का मतलब अब अलग अलग निकालते रहेंगे, इसका मतलब निकलता रहेगा, लेकिन एंट्री का जो मतलब है, इसका मतलब हमें निकालना है अकाउंटेंसी में, हमें निकालना है व्यापार में, बिजनेस में। अब बिजनेस में या अकाउंटेंसी में इस एंट्री का क्या मतलब है? इस एंट्री का मतलब है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को, कौन सा ट्रांजैक्शन, कौन सा लेन देन जो व्यापार का है, व्यापार में कोई भी लेन देन हम करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, उसका वाउचर मिले या ना मिले, तो किसी भी लेन देन को जब हम लोग बही खाता में जो रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं, बही खाता माने अकाउंट्स बुक, तो बही खाता में जो लिखने की हमारी जो प्रक्रिया है, फिर से सुनिए, व्यापार के किसी भी लेन देन को बही खाता में लिखने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं एंट्री। कहता है ना, कितना खर्चा हो गया जी, इसको बुक में एंट्री कर लो, बैंक में जमा कर दिया जी, इसके अपने बही में एंट्री हुई या नहीं हुई। इसका मतलब कि अपने बही खाता में जो लिखने की प्रक्रिया है, उसको हम लोग टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे एंट्री।
आप बैंक में जाते कहीं जाओ, जरा पासबुक लेके जाइए, बैंक में एंट्री करा लीजिए, पासबुक में एंट्री कराइए। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि जो हमने बैंक से लेन देन किया है उस बैंक के लेन देन को इस पासबुक में रिकॉर्ड करवा लीजिए। अब वो नियम के अनुसार होगा। रिकॉर्डिंग लेखा शास्त्र के अंदर इसके सिद्धांतों, इसके नियमों के अनुसार करते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या क्या सिद्धांत हैं, अकाउंटेंसी के कौन कौन से रूल हैं, किस रूल के आधार पर बही खाता लिखे जाते हैं। बहुत सिंपल है, जब समय आएगा हम बताएंगे इस चीज को। फिलहाल हम लोग टर्म्स के बारे में समझ रहे हैं। और कैसे समझ रहे हैं? इन टर्म्स के, इन शब्दों का मतलब हम अकाउंटेंसी में निकाल रहे हैं, ताकि अकाउंटेंसी में इन शब्दों का क्या मतलब होता है ये समझ लें। फिर हम बही खाता जब लिखने चलेंगे, यानी इस व्यवसाय में हम बही खाता लिखने चलेंगे, तो इन शब्दों की जरूरत पड़ेगी और जो कुछ हमने समझा है उस समझदारी का पूरा प्रयोग करेंगे इसमें। अगर गलत समझा है तो गलत प्रयोग करेंगे, जब गलत प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ भी गलत निकलेगा, कोई मतलब होगा नहीं, सारा सत्यानाश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बड़े महत्वपूर्ण शब्द के तरफ। एंट्री आप समझ गए हो। एंट्री का मतलब वाउचर के आधार पर व्यापार के लेन देनों को बही खातों में लिखने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको हम लोग कह सकते हैं एंट्री। एंट्री इज अ प्रोसेस टू राइट, एंट्री इज अ प्रोसेस टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस संस्था के जितने लेन देन है उनके बही खाता में लिखने की प्रक्रिया हमारे हो गए एंट्री। क्लियर सी बात है। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन पॉइंट ऑफ व्यू अकाउंटेंसी। इसको समझना कई माने से बहुत जरूरी है। हिंदी में कहते हैं एसेट्स को संपत्ति कहते हैं। संपत्ति, संपत्ति शब्द का प्रयोग कई भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरह से प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ भी अलग अलग निकलता है। इस पर हमारे यहाँ कानून भी है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। प्रॉपर्टी को एसेट भी कहते हैं। तो अलग अलग हिसाब हैं, अलग अलग शब्दावली हैं, हम सबको भूल जाते हैं। लेकिन अपना जो अकाउंटेंसी जो भाषा है बिजनेस की, इस भाषा में एसेट का क्या मतलब निकलेगा, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि आगे जब चलेंगे इसका वार्षिक रिपोर्ट बनाते हैं, किसी बिजनेस का जो वार्षिक रिपोर्ट तैयार करते हैं, एनुअल रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसमें हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इस तरह जब रिपोर्ट बनाते हैं या स्टेटमेंट बनाते हैं, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें एसेट का बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। अगर इसको हम नहीं समझ पाए हैं तो रिपोर्ट हमारे फिर गलत हो जाएगा, होगा उल्टा पुल्टा होगा। जब मैसेज देना चाहते हैं आप, वो मैसेज उससे निकल नहीं पाएगा, क्योंकि आपने शब्दों का मतलब ही नहीं समझा है, गलत प्रयोग किया है, गलत अर्थ निकल जाएगा। तो जरूरी किस बात की है, हम चाहते हैं कि इन शब्दों का मतलब आप परफेक्ट समझें, तभी जाकर परफेक्ट प्रयोग हो सकता है, तो परफेक्ट पिक्चर ऑफ बिजनेस सामने आएगा। तभी जो लोग यूजर हैं अकाउंटेंसी के, जो लोग इंटरेस्टिंग पार्टियां हैं, उनको सही से सूचना मिल पाएगी। उस पर ध्यान देना है। तो बड़े खास शब्द है एसेट्स, हिंदी में संपत्ति। किसकी संपत्ति, ध्यान रखना है, बिजनेस की। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसको हमने 3 भागों में बांटा है। संपत्ति को समझने के लिए, व्यापार की संपत्ति को समझने के लिए अकाउंटेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको 3 भागों में बांटा है। संपत्ति का जो पहला भाग हमने बांटा है ऑब्जेक्ट्स के रूप में या थिंग्स के रूप में। ये ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तु है या कोई सामान है। सामान से क्या मतलब है? सामान या वस्तु हम उसको कहते हैं जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, उसका अपना कोई आकार प्रकार है, एक सॉलिड चीज कोई जो दिखाई पड़ रहा है, छू भी सकते हैं, अपना शेप है, वो वस्तु है। अब हर वस्तु का अपना अपना नाम होता है। अब ये पेन भी एक वस्तु है, ये पेन एक वस्तु है, छू सकते हैं, देख सकते हैं, अपना शेप है इसका। अब देखते हैं इसको व्यापार में जोड़कर, क्या ये व्यापार में ये वस्तु एसेट है? जांच करेंगे हम कौन से वस्तु एसेट है। बहुत सारे वस्तुएं होती हैं व्यापार में, किस वस्तु को हम लोग एसेट समझेंगे, यहाँ पर ध्यान देने की बात है। व्यापार की कोई भी ऐसी वस्तु
जो व्यापार चलाने में सहायता करती है, जो व्यापार हम ऑपरेट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, उस व्यापार के ऑपरेशन में कहीं ना कहीं उस वस्तु हमारी हेल्प कर रही है, सहूलियत प्रदान कर रही है, सुविधा प्रदान कर रही है। एक बात हो गई। और वो वस्तु होने चाहिए, तो वस्तु होने चाहिए, व्यापार चलाने में सहायता करनी चाहिए, और उस वस्तु के जो वर्किंग लाइफ है, उस वस्तु के वर्किंग लाइफ 1 साल से निश्चित रूप से अधिक होना चाहिए। ये 3 कंडीशन आ गया। वस्तु होने चाहिए, व्यापार चलाने में सहायता करनी चाहिए, और उसके वर्किंग लाइफ निश्चित रूप से 1 साल से अधिक होने चाहिए। एक्सीडेंटल की बात नहीं करें कि एक्सीडेंटली कभी वो साल से ज्यादा बढ़ गया, उस तरह की नहीं। ऐसे देखने सुनने सबको पता, देख कर बता देंगे कि 1 साल से ज्यादा चले। क्या कोई आदमी इस पेन को देखकर बताएगा कि जब वर्क करेगा, ये पेन लिखना हम शुरू करेंगे तो वर्किंग करते करते 1 साल क्रॉस कर जाएगा? निश्चित रूप से बिल्कुल कोई बता देगा कि नहीं, 15 दिन, 10 दिन, 1 महीना, इससे ज्यादा इसके लाइफ नहीं है। इधर देखना, ये वस्तु है, एक पॉइंट। हमारे व्यापार चलाने में सहायता भी कर रहा है, दूसरी पॉइंट। तीसरा है, इसकी जो वर्किंग लाइफ है 1 साल से अधिक नहीं है, अतः यह वस्तु होते हुए भी एसेट नहीं है। ये तीनों कंडीशन पूरा करना पड़ता। वस्तु होना, व्यापार चलाने में सहायता करना, और इसके वर्किंग लाइफ 1 साल से निश्चित रूप से अधिक होना। ये तीनों जब पूरा कर ले कोई भी वस्तु, तो वो व्यापार के एसेट कहलाए। और उसमें एक और ध्यान रखना है कि जिस वस्तु की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जिस एसेट की बात कर रहे हैं, तो एसेट कोई वस्तु हो सकती है, लेकिन वो वस्तु व्यापार के ऑनरशिप में होना चाहिए। एनी आइटम और एनी ऑब्जेक्ट ओन्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ओन, वो व्यापार के अधिकार क्षेत्र में, व्यापार के स्वामित्व में होना चाहिए। किसी दूसरे का वस्तु लेकर आप यूज कर रहे हो, व्यापार में किराया पर लेकर आ गए हो, तो वो किराया पे जो यूज कर रहे हो वस्तु है, लेकिन व्यापार के ओनरशिप में नहीं है, अतः इस कैटेगरी में वो नहीं आएगा। संपत्ति है लेकिन आपकी नहीं है, आपके व्यापार की नहीं है, वो दूसरे की है। हम बात करें अपने बिजनेस की बात कर रहे हैं, यानी हमारे व्यापार के ओनरशिप के अंदर आने चाहिए, उसके नाम में होना चाहिए, तब ये लागू होगा। तो वस्तु होना चाहिए, व्यापार चलाने में सहायता करनी चाहिए, और उसके निश्चित रूप से वर्किंग लाइफ 1 साल से अधिक होना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन, वो वस्तु व्यापार के अपने स्वामित्व में होना चाहिए, तब वो क्या हो जाएगी, वो एसेट। अगर ये बात में से पूरी नहीं हो, एक भी कंडीशन गायब हुआ, तब वो वस्तु संपत्ति नहीं हो सकती। किसी को ले लीजिए, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी, ये प्लांट एंड मशीनरी वस्तु के रूप में है, एक बात। व्यापार चलाने में सहायता भी करते हैं, दूसरी बात। इनके निश्चित रूप से वर्किंग लाइफ 1 साल से अधिक है, तीसरी बात। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, क्या ये व्यापार के ऑनरशिप में आते हैं, क्या ये व्यापार के अपने स्वामित्व में आते हैं, ये कंडीशन जरूरी है। क्या पता आपने प्लांट मशीन किराया पर लेकर आ पाए हो, तब तो नहीं होगा, तब वो व्यापार के एसेट नहीं है, मामला पूरा खत्म हो जाता है। तो ये 4 कंडीशन आप ध्यान रखना। वस्तु होना, देखो प्लांट एंड मशीन, व्यापार चलाने में सहायता करना, दूसरी बात, निश्चित रूप से 1 साल से ज्यादा इसके वर्किंग लाइफ होना, और व्यापार के ऑनरशिप में होना। अगर ये चारों बात पूरी होती है, तब ये प्लांट मशीन एक एसेट है, किसके, व्यापार के। तब ये फर्नीचर एसेट है। देखिए फर्नीचर हम लोग कई बार टेंट वाले से किराए पर लेके चले आते हैं, तो वस्तु भी है, व्यापार चलाने में वो सहायता भी कर रहा है, 1 साल से ज्यादा उसके आयु भी है, लेकिन ऑनरशिप किसी और का है, इसलिए वो हमारे लिए, हमारे व्यापार के लिए एसेट नहीं होगा। इसको पक्का याद रखना चीज को। किसी वस्तु पर आप तय कर सकते हो, अलमीरा है, फैन है, टेबल्स है, गाड़ियां हैं, साइकिल है, बाइक है, कार है, जितने आप व्यापार में यूज करते हो, आप चेक कर लेना, इन चारों पॉइंट को चेक कर लेना। वस्तु का होना, व्यापार चलाने में सहायता करना, इसके वर्किंग लाइफ 1 साल से निश्चित रूप से अधिक होना, और ऑनरशिप अपने व्यापार के पास होना। अगर ये चारों बातें पूरी होती हैं, तब वो अपने व्यापार के एसेट कैटेगरी में आएंगे। इस संपत्ति का दूसरा रूप, ये पहला रूप था, फॉर्म था एसेट का, एक प्रारूप है,
ये संपत्ति इस रूप में भी हो सकती है। हमारे व्यापार के अंदर जो संपत्तियों का रूप है वो अलग अलग रूप है। एक रूप के बारे में हमने डिस्कस कर दिया, एक दूसरा रूप है राइट के रूप में, अधिकार के रूप में या लाइसेंस के रूप में। अगर हमारे व्यापार के नाम से कोई राइट है, राइट क्या है? कागज के टुकड़ों पर लिखा हुआ एक सरकारी अधिकारी या किसी ऑथराइज पर्सन का सिग्नेचर होंगे, उसमें किस बात के लिए वो प्रमाणित कर रहा होगा, आदेश दे रहा होगा सरकार के नियमों के अनुसार, वो कागज पर लिख कर दे दिया, ऑथराइज कर दिया, हमारे लिए वो राइट बन जाएगा या फिर वो लाइसेंस हमको मिल गया। कागज तो है, लेकिन ये राइट या लाइसेंस मिलने से हमारे व्यापार चलाने में सहायता हो जाती है। तो ध्यान रखना, ये वस्तु के रूप में नहीं है, वो कागज का टुकड़ा कुछ नहीं है, वो बस एक राइट है हमारे लिए। तो जैसे ही ये राइट मिलेगा या लाइसेंस मिला, किस में? हमारे बिजनेस में, तो वो लाइसेंस या राइट भी हमारे लिए क्या है? एसेट है। यह संपत्तियों के व्यापार के संपत्ति का ये दूसरा रूप है, जो इस रूप में होता है, कागज के रूप में है, लाइसेंस मिला हुआ हमको। जो ऑथराइज पर्सन है, जो ऑथराइज एजेंसियां हैं, सरकारी या गैर सरकारी, अगर वो हमको लाइसेंस देती हैं या राइट देती हैं, तो राइट भी हमारे लिए क्या बन जाएगा? एसेट बन जाएगा, संपत्ति कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल कॉपीराइट, कॉपीराइट कॉपी करते हैं ना, वो कॉपी करने का अधिकार सबको नहीं है। अगर किसी आपको मिला हुआ है कि आप हमारे बुक का कॉपी कर सकते हैं, मैंने लिख कर दिया, राइट दे दिया, तो वो जो लिख के मिला है राइट, वही राइट हमारे व्यापार के लिए एसेट हो जाएगा। पेटेंट राइट, आप सुने होंगे, पेटेंट लोग करा लेते हैं, किसी प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, वो भी एक राइट है, वो लिखित रूप में मिला होगा आपको। तो किसी प्रकार के राइट है या लाइसेंस है, वो सब हमारे व्यापार के लिए क्या है? एसेट है। ध्यान रखना है कि अपने व्यापार के नाम में होना चाहिए, इसके ऑनरशिप में होना चाहिए, इसको मिलना चाहिए, व्यापार को मिलना चाहिए। ओके, तीसरा रूप है, थोड़े समझने में दिक्कत आएगी। व्यापार की जो संपत्ति है, उस संपत्ति के तीसरा रूप, एक्सपेक्टेड टू रिसीव एन अमाउंट या फैसिलिटी, expected to receive any facility in future, expected to receive any amount in future, expected to receive something monetary value in future। यानी भविष्य में अगर हमें कोई सुविधा मिलने की आशा है, भविष्य में हमें कोई मनी मिलने की आशा है, कोई धन मिलने की आशा है, ना मिले बात अलग है, आशा तो है। तो इस प्रकार के जो आशा है, जो सुविधा मिलने की उम्मीद है भविष्य में, तो ये उम्मीद, ये सुविधा, ये मनी जो मिलने की आशा है, वो भी हमारे व्यापार के लिए एक एसेट के रूप है। यानी हमारे बिजनेस के जो एसेट हैं, उनका तीसरा रूप है भविष्य में मिलने की कोई आशा, वो भी हमारे, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया एडवांस सैलरी। हमारी कंपनी, हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कई बार हम लोग कर्मचारियों को एडवांस सैलरी दे देते हैं। तो क्या एडवांस सैलरी दे दिए हैं तो फ्यूचर में हमें सुविधा मिलने की आशा है? क्या आशा है? अगले महीना सैलरी नहीं देना पड़ेगा, सुविधा मिल तो गई। अगर वो काम नहीं किया तो वो जो धन है, उस धन मिलने की आशा, वापस लेने की आशा। अलग बात है कि नहीं मिले, कहीं भाग गया, बात अलग है। आशा तो है कि अगर अगले महीना वो काम नहीं करेगा तो जो हमने एडवांस दिया वापस ले लेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस, जो हमारे अकाउंटिंग पीरियड है, उस पीरियड के बाद वाले अवधि के लिए, माने एडवांस हमें दे रखा है, तो किसी को एडवांस दिया इंश्योरेंस कंपनी को, तो हमें फ्यूचर में अब नहीं देना पड़ेगा, और एडवांस की सुविधा हमको आगे मिल जाएगी। तो वो जो एडवांस है या प्रीपेड इंश्योरेंस है, जो हमने एज एडवांस पे कर दिया इंश्योरेंस कंपनी को, तो उसकी भी सुविधा हमको मिलेगी। और जैसे भविष्य में सुविधा मिलने की आशा है, वो भी क्या है? व्यापार के लिए एसेट है। एसेट का तीसरा रूप है। हम अपने कई बार सप्लायर्स को एडवांस पेमेंट भेज देते हैं माल के लिए, तो जो हमने एडवांस दिया अपने सप्लायर को, वो भी हमारे भविष्य में मिलने की आशा है। अगर वो माल नहीं देगा फ्यूचर में, तो माल नहीं देगा तो मेरा रुपया रिटर्न करेगा, वापस करेगा, या रुपया नहीं देगा तो फिर भविष्य में हमको माल देगा। तो कुछ भी जो हमें भविष्य में मिलने की जो आशा है,
वो किस कैटेगरी में आएगा? वो भी हमारे व्यापार के एसेट में आएगा। एनीथिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव इन फ्यूचर, कुछ भी, या तो माल दे देगा हमको फ्यूचर में, या नहीं दे पाएगा माल तो हमारा रुपया वापस करेगा। तो आशा है ना, अगर नहीं भागता है तब तक तो हमारी आशा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भविष्य में कुछ भी मिलने की आशा, कोई सुविधा मिलने की आशा, कोई अमाउंट मिलने की आशा, ये सब के सब हमारे व्यापार के लिए एसेट कहलाते हैं। अब अलग बात है कि जिस प्रकार हर आदमी का एक नाम होता है, जिस प्रकार हर आदमी का अपना कोई ना कोई एक नाम होता है, लेकिन सबका नाम अलग अलग होते हुए भी सब लोग आदमी ही कहलाएंगे, मानव ही कहलाएंगे, ह्यूमन बींग्स कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन सबके अपने अपने नाम है। ठीक उसी प्रकार हमारे व्यापार में जितने इस प्रकार के जो हैं आइटम्स हैं, आशाएं हैं, लाइसेंस हैं, इन सबको हम लोग एक नाम देते हैं तो एसेट्स कह लेते हैं। लेकिन ये तमाम एसेट्स का अपना अलग अलग नाम है। तो हम लोग जब स्टेटमेंट बनाते हैं या कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो एसेट के जितने अलग अलग नाम हैं उन्हीं नामों की सूची बनाते हैं। अब नाम लिखेंगे फर्नीचर, है क्या? एसेट। नाम लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, जनरेटर सेट, कंप्यूटर, जो भी लिखना है आपके, जितने आइटम्स है सब के सब क्या है, उनका अपना अपना नाम है। तो इस प्रकार हम ख़त्म करते हैं एसेट के बारे में। अब ध्यान से समझ गए इस चीज़ को। और लास्ट में एक बात और बता दें कि इसके बाद हम लोग एसेट का थोड़ा और कुछ पढ़ेंगे कि ये एसेट जो है अपने नेचर के हिसाब से या इसके प्रयोग के हिसाब से, व्यापार में प्रयोग के हिसाब से मुख्य तौर पर दो प्रकार के होंगे, और भी प्रकार आएंगे, हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको। जैसे हम कह सकते हैं कि फिक्स एसेट या फिर करेंट एसेट, इनको मुख्य दो भागों में बांट सकते हैं एसेट का। ये फिक्स भी हो सकता है और करंट भी होगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इस चीज़ पर। और अंत में हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो गरीब बच्चे हैं, गरीब स्टूडेंट हैं, उनको सहायता मिल सके। इस वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो, और जो हमारा चैनल है इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो अधिक से अधिक। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा करोगे। जय हिंद, जय भारत।